जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी जी सी जीआरएफ में। फ्रेंड्स, आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2023 के पेपर हो चुके हैं, आंसर की आ चुकी है, इवन यहाँ तक कि रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया और बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो है इनमें से ना तो उनका नेट हुआ ना तो उनका जीआरएफ हुआ, यानी उनको थोड़ा सा निराशा हाथ लगी। तो ये सारे चीज़ें एक क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से एनटीए ने अपना काम पूरा किया। उन्होंने फॉर्म निकाला, पेपर कराया, ठीक है, और अंतोगत्वा रिजल्ट जारी किया। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को जिन्होंने नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया। और ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट जीआरएफ नहीं हुआ है उनको निराश, परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने जून 2024 की जो डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है एनटीए के द्वारा और बिल्कुल पेपर अपने तय समय पर होगा। उसमें कोई किसी प्रकार की विलम्ब या देरी नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार भी पेपर कराने में किसी प्रकार के एनटीए ने देरी नहीं की। हालांकि रिजल्ट के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उनके सर्वर में प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण रिजल्ट बहुत ही लेट और जिस दिन उसके एनटीए के द्वारा बताया गया था उस दिन जारी नहीं किया गया। लेकिन इस आधार पे आप एनटीए को नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी नहीं बोल सकते हैं कि हम उस पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी भारत में एकमात्र वही संस्था है जो जो इतना सारा पेपर करा रही है, ठीक है, सकुशल पेपर करा रही है। तो इसके लिए उसको धन्यवाद भी देना चाहिए हमारी तरफ से, आपकी तरफ से। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया वो जो है काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केवल नेट क्वालिफाई किया, तो आप लोगों की जो है जो हैप्पीनेस जो आपके अंदर थी, जो आप चिल कर रहे हैं लगातार, अब वो हमारे हिसाब से अब वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। और आपको जो है जेआरएफ की प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए, लग जाना चाहिए, इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आप ऑलरेडी जनवरी लगभग जा रहा है और फरवरी में आपको पता है 28 डेज ही होते हैं और 2-3 दिन उसमें भी रिड्यूस हो गया आपका। और जून आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि इधर भी जो है जून तक पहुंचते पहुंचते जो है आपको टाइम ही नहीं पता चलेगा कि आपका टाइम कब पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। तो अब सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट जीआरएफ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और उन्हें क्वालिफाई नहीं किया, उनको अपना कारण ढूंढना है। और इसी सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं कि आपने कमी कहाँ की है और आपको क्या करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट जो इस बार यूजीसी नेट जीआरएफ देना चाहते हैं या यूजीसी नेट जीआरएफ देने की सोच रहे हैं। पेपर का पैटर्न लगातार एनटीए ने चेंज किया है। 2000 जो है 19 के बाद से आप देखेंगे कि पेपर का जो पैटर्न है वो लगातार क्या हुआ है, चेंज हुआ है। यानी किसी को भी नहीं पता है कि पेपर का जो है लेवल क्या रहेगा। जैसे कि अभी लेटेस्ट में जो आपका पेपर हुआ रिसेंट में 2 महीने पहले, वो आपने देखा कि उसका जो लेवल था वो, जहाँ तक मेरा मूल्यांकन करने का एक अपना तरीका है और क्वेश्चन को देखने का एक अपना तरीका है, उसमें मेरे विचार हैं, तो उसमें अभी तक का जब से एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसमें अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, वो अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था। इसका परिणाम, इसका जो है हमारे पास एक कहते हैं कि प्रमाण है। कैसे, क्या प्रमाण है कि आप देखते हैं कि पिछली वर्ष जो कट-ऑफ थी उस कट-ऑफ से जो जेआरएफ की कट-ऑफ थी वो हर कैटेगरी में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है कट-ऑफ। फॉर एग्जांपल, जनरल की कट-ऑफ पिछले साल जेआरएफ के लिए 104 क्वेश्चन गया था आउट ऑफ 150। अब इस बार कितना गया है, मात्र 94। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी थी पिछली बार, 100 थी, इस बार कितना है, 90। ओबीसी का कट ऑफ पिछली बार 97 और 8 था और इस बार 89 कट ऑफ गई है। ऐसे ही एससी कैटेगरी की, और नेट में तो और कट ऑफ क्या हुआ, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो ये क्या है, ये एक आपके सामने प्रमाण है कि हाँ पेपर टफ था, स्टूडेंट उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए।
पेपर टफ होने के कारण, इसीलिए जो कट ऑफ है हमेशा कट ऑफ 2 से 3 क्वेश्चन नीचे जाता था, लेकिन इस बार जो कट ऑफ गया आपका 10 क्वेश्चन। किसी को अनुमान ही नहीं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना कम कट ऑफ कैसे गया, क्योंकि कोई स्टूडेंट पेपर ही नहीं कर पाया। जिस हिसाब से, जिस जो है जटिलता से, जो लेंदीपन पेपर में था, उस हिसाब से स्टूडेंट नहीं तैयार था, क्योंकि जो पेपर दिया गया था वो 3 घंटे में, मुझे लग रहा है जिन्होंने पेपर बनाया होगा उनको भी बैठा दिया जाए तो वो भी उसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो जिनका अच्छा मार्क्स है वो एक तरह से कह सकते हैं एक्सेप्शन के रूप में उनको हम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं कि जिनका जो है मोर देन 100 हो। ऐसे स्टूडेंट आप बहुत ही रेयर पाएंगे, 2 4 10 पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है, उसमें सारे कोचिंग के दावे फेल हो रहे हैं। कोई भी कोचिंग हो जो है जो ये कहता हो कि नहीं बस मेरे नोट्स पढ़ लो, मेरे वीडियोज़ पढ़ लो, बस इसी से काम हो जाएगा। आप लगातार देख रहे हैं कि ऐसा आपका होने वाला नहीं है। इसीलिए आज हम इन मुद्दों पे बात करेंगे, उस किताबों के ऊपर बात करेंगे जिनको आपको पढ़ने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। ये खासकर ये एग्ज़ाम का जो एक क्राइटेरिया होता है, जो एक न्यूनतम एलिजिबिलिटी होती है कहा जाए तो वो है आपका कि आप एमए में कहीं पर भी एडमिशन ले लिए हैं। एमए कहने का मतलब पीजी में, आप एमए हैं, एमएससी हैं, तो अगर आप पीजी में कहीं भी एनरोल्ड हो चुके हैं तो आप ये पेपर देने के लिए क्या हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं। पहले पेयरिंग में लिया जाता था, लेकिन अब क्या है, आप जो है पीजी में एडमिशन ले लिए हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, पेपर देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, एमए में एडमिशन ले लिया है और वो इस एग्ज़ाम को जो है दे रहे हैं और उनका नेट ये जा रहा है, कुछ भी इस बार नहीं हुआ है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए, बहुत सारे इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी कोचिंग से जुड़े हुए थे हमसे, हमारी कोचिंग से, और जो और सारे लोग हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ, उनको भी आपने देखा। तो ऐसे स्टूडेंट जो अपेयरिंग में ही हैं और उनका नहीं हो, बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर हम पढ़ रहे हैं नहीं हो रहा है, उनको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोच के देखिए कि जो अगर देखा जाए कि इसका जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी है वो पीजी होना चाहिए, ठीक है, पीजी है भी, बस आपको मौका दे दिया गया है। तो यहाँ पर बात आती है सिलेबस की कि जब आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है और वो परेशान है कि उनका क्यों नहीं हो रहा है। वो कोई गाइड पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ रहे हैं और लगातार वो फेल हो रहे हैं और लगातार वो क्या है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम आपसे थोड़ा सा पेशेंस मांगता है। कितना पेशेंस कि अगर आप पीजी स्टूडेंट हैं, अगर आप पीजी में एडमिशन ले चुके हैं तो आपको क्या करना है, 2 साल जो आपके पास दिया गया है उसमें से कम 1 साल आपको खुद की पढ़ाई पे देना है। उसके बाद एमटीए के बारे में सोचना है। हाँ, आप पेपर बेशक दीजिए, आपको एक अनुभव मिलेगा। आप जो है आपके अंदर जो हेजिटेशन दूर होगा, जो आपके अंदर जो एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करना होता है, वो आप एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करना कैसे करना है उसको सीखेंगे, ठीक है। आप पेपर दीजिए, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कम से कम आप 1 साल उसको दीजिए और सिलेबस को कवर कीजिए। तो पहला काम आपको क्या करना है, जो भी बिगिनर जो है शुरुआत कर रहे हैं, यानी बिगिनर्स हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो ऑलरेडी दे चुके होंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको 2 भागों में बांट लेना है। एक तो आपका कॉमन पेपर हो गया फर्स्ट पेपर, और एक आपका हो गया सब्जेक्ट का। तो आपको दोनों का क्या करना है, एनटीए की वेबसाइट पे जाइए या गूगल कीजिए, आप वहाँ से क्या कीजिए, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आप सिलेबस को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। हम जो है, जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अभी हम जो है क्या है कि आज जो है शाम को आपको टेलीग्राम पे दोनों का सिलेबस हम प्रोवाइड करा देंगे। आप जो है चैनल के जाइएगा होम पेज पे और वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोनों का पहले आपको क्या करना है, सिलेबस निकालना है और सिलेबस को थॉरोली पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज़ों को आपको दिमाग में याद करना है कि है क्या, आखिर जियोमॉर्फोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कॉमन पेपर है, रिसर्च में कौन कौन से टॉपिक हैं, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहली बात, आप अगर सिलेबस को अच्छे से रेडी कर लेते हैं, यानी आपको एक मोटा तौर पर सिलेबस पता हो जाता है, ना केवल नाम कि आप हाँ जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, एनवायरमेंटल जियोग्राफी है, इंडिया है, ऐसे नहीं याद करना है। उसके अंदर टॉपिक, सब टॉपिक क्या दिए हुए हैं, ये अगर आप काम कर लेते हैं तो आपकी आधी तैयारी यहीं पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।
ये आप तैयार करके उसको देखिए, उसको सोचिए कि इसमें दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्या ऐसी हमसे रिक्वायरमेंट मांगता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो आपका सिलेक्शन कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सिलेबस को तो समझिए, पहले उसको समझिए कि आपसे वो चाहता क्या है, क्या चाहता है एनटीए आपसे। क्योंकि उसके बाद आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, आपको जो है एकेडमिक लेवल की सबसे हाईएस्ट डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि क्या है, पीएचडी है। आपको पीएचडी फेलोशिप अगर आप उसके योग्य होंगे तो आपको उसको भारत सरकार आपको फेलोशिप भी देती है। और ये सारा काम इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ करें किसके लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को क्या करना है, आपको बेनिफिट पहुंचाना है अपने रिसर्च के द्वारा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आपको देखकर उसको थारोली अध्ययन करना है। आपके पास सिलेबस नहीं है, अभी हम आगे जब बुक की चर्चा करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप सिलेबस देखिए ही नहीं, अपनी जियोमॉर्फोलॉजी सविन सिंह सर की बुक उठा लें। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं सविन सिंह सर की जियोमॉर्फोलॉजी कितनी मोटी किताब है। ये जो आपको हाथों में मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, इतनी मोटी किताब है। अगर पेजेस की बात की जाए इसमें, तो इसमें लगभग जो है 650 पेज की किताब है। किसकी, ओनली जियोमॉर्फोलॉजी की 650 पेज की किताब है। अब क्या होगा कि अब जो स्टूडेंट है सिलेबस नहीं देख रहा है, उसको पता है कि हमको सविन सिंह सर पढ़ना है, वो पलटे जा रहा है, पन्ना पलट रहा है, चैप्टर पढ़ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी का वेस्ट है, आपके टाइम का वेस्ट होगा। ठीक है, आप परेशान होंगे, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि इस तरीके से सविन सिंह सर की जो किताबें हैं वो लगभग जितने भी मैं आपको बताऊंगा आगे वो पढ़ेंगे आप, अगर इस तरीके के बिना सिलेबस देखे तो आप जो है बिल्कुल उसको 1 साल में या 6 महीने में जो भी आपके पास टाइम है उसमें कवर नहीं कर पाएंगे, और आपको उतने की ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बात होगी सिलेबस की। अब दूसरी बात आ रही है किताब की या मैटर की। आप मैटर कहाँ से, सिलेबस आपने देख लिया, पहला काम था आपका। और दूसरा काम क्या करना है आपको, मैटर कि मैटर आपको कहाँ से कलेक्ट करना है। तो हम इसमें बात करेंगे पहले कॉमन पेपर की। कॉमन पेपर जो है आपने सिलेबस देख लिया, अब उसके लिए मैटर की जो आवश्यकता है, मैटर की आवश्यकता आप 2 जगहों से ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि क्योंकि जो आपका कॉमन पेपर है उसमें 10 यूनिट दिए गए हैं। 10 यूनिट में 2 से 3 यूनिट ऐसे हैं जो आप पढ़ते आए हुए हैं। जैसे एक है आपका DI डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी जो मैथ का पोर्शन हो गया, और एक है आपका रीजनिंग, उसमें भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, नंबर सीरीज है, और उसमें कुछ मैथ्स भी आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, और साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये मैथ और रीजनिंग का पोर्शन तो आप पढ़ते आते हैं, थोड़ा बहुत आप ICT भी पढ़ते आते हैं शुरुआत से, लेकिन और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है उसमें। हाँ, एक और इन्वायरमेंट का पोर्शन है, उसको भी आप थोड़ा बहुत पहले से, जिनका सब्जेक्ट रहता है ज्योग्राफी, तो वो तो ऑलरेडी पढ़ते ही आते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका रिसर्च है वो आपके लिए नया होता है, आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपके लिए नया होता है, लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो भी आपके लिए क्या होता है, नया होता है, और जो आपका हायर एजुकेशन है वो भी क्या हो रहा है, आपके लिए नया पोर्शन होता है। तो इसके लिए आपको जो मैटर इकट्ठा करना है उसमें आपको 2 किताबें मार्केट में 3 इसकी उपलब्ध हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो सभी के द्वारा बताई जाती है, जो हमारे सीनियर्स रहे हैं, जो टीचर्स रहे हैं, ठीक है, और जो मैंने पढ़ के इसको क्वालिफाई किया है, तो वो किताब है आपकी KVS एंड मदान की। KVS एंड मदान इंग्लिश में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी उपलब्ध है। तो आप मार्केट से KVS एंड मदान किताब आपको ले लेना है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे इसमें कि आपको कैसे पढ़ना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर का जो कॉमन पेपर है उसका मैटर। इसके अतिरिक्त कुछ यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम नाम लेना चाहेंगे, जो है कॉमर्स चैनल नेट अचीवर, जो तलवीर सिंह सर इसके जो है इसके चीफ हैं, प्रमुख हैं, इसके फाउंडर हैं कह सकते हैं। और एक है कुमार भरत सर, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है। एक वो हो गए, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये जो पेपर है इसमें आपको बाईलिंगुअल फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको जब तक बाईलिंगुअल इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके लिए क्या हमेशा बनी रहेगी, प्रॉब्लम बनी रहेगी। आप रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं बस हमें केवल हिंदी में ही मैटर चाहिए। हिंदी की बहुत सारे भी चैनल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल हिंदी में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप जो है क्या हो जाएंगे कि वहीं पर आपको प्रॉब्लम
होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हिंदी में बहुत ही टफ पड़ जा रहा है। इसलिए आप हिंदी जानिए, लेकिन उसके साथ साथ जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिसे कम्युनिकेशन बोल दिया गया है, तो उसको हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। अब आप खुद को डिसाइड कर लीजिए, आपको संप्रेषण कहना अच्छा लगता है या कम्युनिकेशन। तो हमारे कहने का मतलब है जो कीवर्ड्स हैं उसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही यूज करना है। तो आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इसका कोई मैटर नहीं लेना है, ठीक है। अभी आगे इसमें हम और कुछ बात करेंगे। अब आता है आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपका जेआरएफ अब तभी होने वाला है जब आप रेफरेंस बुक को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप उसकी एलिजिबिलिटी देखिए जो पीजी होता है, ठीक है, यानी जो पीजी का सिलेबस उठाएंगे कहीं की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, अगर खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो आपके यहाँ का पीजी का सिलेबस और यूजीसी का सिलेबस लगभग क्या करेगा, मैच करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी एलिजिबिलिटी ही पीजी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से यूजी कर लेते हैं, पीजी फॉर्म भरकर जो है कर रहे हैं, और किसी कोचिंग का या कोई गाइड टाइप का जो है बुक उठा लाए और उसको पढ़ के सोच रहे हैं जेआरएफ हो जाए, तो बिल्कुल आपका जेआरएफ नहीं होने वाला। हाँ, एक दो कोई हो गया तो वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो उसकी खुद की एबिलिटी है, ना कि आपकी एबिलिटी है। तो इसीलिए आपको गाइड और जो कोचिंग के नोट्स हैं उस पर आपको जो है केवल उसी पे भरोसा करके आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अभी आप शुरुआती दौर हैं, ठीक है, अगर आप बिगनर्स हैं, अगर शुरुआत कर रहे हैं, या आप जो है कई बार दे चुके हैं, तो आपके पास ऑलरेडी किताबें हैं, तो कुछ किताबें हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसको कैसे पढ़ना है हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपको फिजिकल ज्योग्राफी की बात किया जाए तो हमने जो है, जो जहाँ तक मेरी समझ है, जो हमसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लगभग नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से स्टूडेंट ना जुड़े हो हमारे चैनल से। और कई कई जो है कमेंट्स आते हैं, तो मैं उससे पहले ही पूछता हूँ कि आपके यहाँ किसकी बुक पढ़ाई जाती है। तो ऑलमोस्ट चाहे नॉर्थ इंडिया की बात की जाए चाहे साउथ इंडिया की बात की जाए, फिजिकल ज्योग्राफी में अभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो भूतपूर्व प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है, अब तो रिटायर हो चुके हैं, अभी उनकी किताबें मार्केट में आती रहती हैं। आदरणीय प्रोफेसर सविन सिंह सर, इनकी किताबों का कोई तोड़ नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी की बात किया जाए, क्लाइमेटोलॉजी की बात किया जाए यानी भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान की बात किया जाए, या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यानी पर्यावरण भूगोल की बात किया जाए, तो इन चारों किताबें, जो ये चारों किताबें हैं, ये अलग अलग मार्केट में उपलब्ध हैं। ये आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर सविन सिंह की किताब आपको क्या करनी है, लेनी है, जिसमें मैंने आपको दिखाया इस तरीके जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी है, ऐसे आपको क्या करना है, इसके चारों पार्ट्स आपको ले लेने हैं। केवल आंख मूंद कर किसी से कोई डिस्कस ही नहीं करना है कि हमको लेना है किसी दूसरे राइटर का, सब्स्टिट्यूट इनका कोई है ही नहीं, कह सकते हैं तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको निकालना है, तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा ही। दूसरी बात क्या रही, दूसरी बात रही आपका दूसरा पोर्शन है जो है सब्जेक्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी का। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, पहली बात इंडिया एक नाम है, इंडिया का जो आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, एक यूनिट है। तो इंडिया के लिए आपको 2 राइटर, एक प्रोफेसर आरफी तिवारी सर, एक प्रोफेसर माजिद हुसैन सर, हम 2 ही रिकमेंड करते हैं। बहुत सारी किताबें और अच्छी किताबें हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं हमको वही पढ़ना है, ठीक है। आप दोनों में से, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, कोई एक किताब आपको ले लेनी है इंडियन ज्योग्राफी की। दूसरा बात किया जाए ज्योग्राफिकल थॉट की, थॉट से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो थॉट के लिए इंग्लिश मीडियम वालों को प्रोफेसर माजिद हुसैन सर को फॉलो करना है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसमें 2 किताबें आती हैं। एक है आपका जो है डॉक्टर BC जाट सर की, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, और एक आपका जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं जो है डॉक्टर SD मौर्य सर, ठीक है। तो आप जो है, अगर आपके पास टाइम है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप दोनों ले लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो दोनों में से एक आपके ऊपर डिपेंड है, कोई उसमें वो नहीं है, दोनों अच्छी किताबें हैं, आप कोई भी किताब ले सकते हैं, ठीक है। आप जो है BC जाट सर को भी ले सकते हैं और SD मौर्य सर को भी ले सकते हैं। एक किताब ये आपकी हो गई। दूसरी किताब है आपकी, एक किताब आती है ह्यूमन ज्योग्राफी में, मॉडल्स इन जियोग्राफी, यानी जो है भूगोल में जो है मॉडल। तो ये आपको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको किसका लेना है, उनको लेना है SD मौर्य सर की, ठीक है। पतली सी किताब है, लगभग 80 से 85 रुपये की किताब आपको हर जगह मिल जाएगी, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको मॉडल्स इन ज्योग्राफी की किताब किसकी लेनी है,
तो आपको लेनी है प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की। एक किताब आपकी ये हो गई। दूसरी किताब एक आता है मानव भूगोल की करके किताब आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेनी है, किसकी? प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की, जिसमें आपका मानव भूगोल के जितने भी हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी है और जो आपका पॉपुलेशन है, सारा एक ही किताब में दिया हुआ है। हिंदी मीडियम को क्या करना है, एक किताब आती है संजय सिंह क्रॉनिकल की, ठीक है। संजय सिंह क्रॉनिकल बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। वहाँ से आपको क्या करना है, फिजिकल में जो भी आपका मन करेगा तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे पोर्शन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो वो किताब आपको लेना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। एक किताब आपको और लेना है जिसमें बात किया जाए कि जो है सेटलमेंट ज्योग्राफी की। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी की हिंदी मीडियम वाले प्रोफेसर आरफी सर की किताब आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी जो भी ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं वो कहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, हिंदी मीडियम वालों के संजय सिंह क्रॉनिकल के, क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं आती है। और जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सारा ह्यूमन ज्योग्राफी के और कहाँ से कवर करेंगे, और आप करेंगे जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब से, किसके? माजिद हुसैन सर की, ठीक है। तो ये इतनी क्या थी आपकी टोटल इंटायर बुक थी, किसके लिए? आपके सब्जेक्ट के लिए और फर्स्ट पेपर के लिए। इसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, PYQ लेना है। PYQ किसका लेना है? आप जो है सब्जेक्ट का बात करें या बात करें आप जो है कॉमन पेपर का, तो कॉमन पेपर का आपके पास कम से कम, यानी जो फर्स्ट पेपर है कॉमन पेपर, उसका कम से कम 2 साल का PYQ होना चाहिए, क्योंकि हर साल लगभग 30 से 35 सेट आपके होते हैं। तो आपके पास 70 या 60 सेट हो जाएंगे, तो आपके लिए इतना इनफ है फर्स्ट पेपर के लिए। और सब्जेक्ट के लिए आप AGP प्रकाशन की बहुत अच्छी मार्केट में आई है PYQ, क्योंकि जो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, मेरे पास है, मैंने उसको पढ़ा है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। आप लोग जो PYQ लेंगे अपना सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, वो किसका लेंगे? AGP प्रकाशन का। अब यहाँ तक की बात हो गई, आपके पास सिलेबस देख लिया, आपने बुक भी ले लिया, मटेरियल भी आपके पास आ गया, और आपने PYQ भी उठा लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, PYQ को ध्यान में रखते हुए पहले आप PYQ आप देखिए, ठीक है। आप क्या कीजिए कि जो नए स्टूडेंट हैं वो तो आप पहले पढ़ना है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, जो इसको 1-2 बार दे चुके हैं, कि पहले आप PYQ देखिए। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को रेफरेंस बुक से उठा के क्या कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने जियोमॉर्फोलॉजी एक बार पढ़ लिया, अब क्या कीजिए, आप PYQ लगाइए कि जियोमॉर्फोलॉजी के क्या हैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, और देखिए कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है क्या उसी लेवल का पूछा जा रहा है जिस लेवल से आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल जो है डेविस को पढ़ लिया जियोमॉर्फोलॉजी में, तो अब डेविस से जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आप देखिए कि डेविस के आसपास के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपका क्या पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो उसी लेवल की है जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। कम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी तैयारी उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो डेविस से संबंधित जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि नहीं, मुझे डेविस के बारे में जानकारी है, या मुझे और डीप में और पढ़ने की क्या है, ज़रूरत है। और जब डेविस से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो भविष्य में इस तरीका का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये काम क्या करना है, आपको हर यूनिट में अप्लाई करना है। यही काम आपको फर्स्ट पेपर में भी करना है, कि आप क्या करेंगे कि जब सिलेबस से पढ़ेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपका पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसा तो नहीं कि बहुत आप जो है लो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, कि हाँ ऊपर से पढ़ रहे हैं, आप जो है बहुत डीप जाके नहीं पढ़ रहे हैं। तो इससे खुद का एवेल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, ठीक है, कि आपकी जो तैयारी है और जो पेपर में पूछा जा रहा है उसमें कितना कोरिलेशन है, कितना संबंध है, सहसंबंध है। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत दूर जा रहे हैं, पूछा कुछ दूसरा जा रहा है, हम पढ़ कुछ दूसरा रहे हैं। तो ये काम जिस दिन आप कर लेंगे उसी दिन आपका जो है क्या है, JRF होना क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। इसके बाद वाला जो स्टेप है, मैंने जो देखा है कि क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में अब आ रहे हैं, दोनों का लगभग जो एक तरीके से देखा जाए वेटेज है वो दोनों बराबर है। एक आपके एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा आपका जो आता है वो आता है फैक्चुअल, यानी तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं।
एक ही क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट, 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, जिसमें 2 स्टेटमेंट आपके एनालिटिकल फॉर्म में रहेंगे, कंसेप्चुअल फॉर्म में रहेंगे, कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे, और उसी कंसेप्ट को प्रूफ करने के लिए एक डाल दिया जाएगा, फैक्ट डाल दिया जाएगा। फैक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई डेट भी पूछा जा सकता है, कोई किताब की नाम दिया जा सकता है, कोई ज्योग्राफर का नाम दिया जा सकता है, या कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा है तो वो भी आपका डाला जा सकता है उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। तो कोई भी जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें जितने फैक्ट रहेंगे, कोई थियरी पढ़ रहे हैं, उस थियरी को किसने दिया, किस सन में दिया, या किस बुक में उन्होंने पब्लिश किया, ये भी आपको क्या करना होगा, अच्छे से तैयार करना होगा। जब ये सारा काम आपस में एक दूसरे से मैच कराकर, ब्लेंड कराकर आपस में जब पढ़ेंगे आप, तो बिल्कुल चीज़ें आपकी एकदम से स्पष्ट हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी तैयारी एक राइट डायरेक्शन में जा रही है या गलत डायरेक्शन में जा रही है, मुझे और डेप्थ में पढ़ने की क्या है, ज़रूरत है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको क्या करना है, जब से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे रेफरेंस बुक से, तो आपको ये काम अच्छे से करना स्टार्ट कर देना है। और जो मैंने आपको बताया था सिलेबस इसीलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर नहीं करना है, एंटायर टॉपिक को, बल्कि इस पूरी मोटी किताब में आपको मुश्किल से देखेंगे जब सिलेबस, तो आपको 50% सिलेबस ऐसा है जो आपसे पूछा जा रहा है। बाकी कुछ टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है, ऐसे ही हर जो है बुक में, क्योंकि ये बुक जो है आपकी एक केवल यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को देखकर सर ने किताब नहीं लिखी, बल्कि यही किताब आपकी एमए का स्टूडेंट पढ़ रहा है, बीए का स्टूडेंट पढ़ रहा है, और यही किताब आपका सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला भी स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो उस पर्पज़ से ये किताब लिखी गई है, और कोई किताब लगभग ऐसे ही पर्पज़ से लिखी जाती है। इसीलिए आपको सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किया गया है वही टॉपिक आपको क्या करना है, इस जो है किताब से पढ़नी है। हाँ, कुछ कभी ऐसे टॉपिक नहीं मेंशन किए गए, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उस चीज़ को, उस चाहे वो जो मॉर्फोलॉजी की बात करें, चाहे क्लाइमेटोलॉजी की बात की, उसको आप एक्स्ट्रा क्या कर लेंगे, अलग से पढ़ लेंगे। अच्छा, अब आप जब किताबें पढ़ेंगे तो इसके लिए आपका खुद का क्या होना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए आपको, ठीक है। आप अपना नोट्स किसी सीनियर को आप जो है हमें भी भेज सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप का, जीमेल है, आपको बताया जा चुका है, सारे जो है चैनल में पड़े हुए हैं, वहाँ भी आप जो है भेज सकते हैं। हम आपका देखेंगे कि हाँ, आपका जो लेवल बना रहे हैं वो कैसा है, ठीक बना रहे हैं। क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, बार बार आप किताबें नहीं पढ़ सकते। एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से डेप्थ में जाके किताबें आप पढ़ के अगर आप अपना नोट्स बना लेंगे, तो वो आपका नोट्स हमेशा काम करेगा। चाहे आप, ऐसा तो है नहीं कि आप जेआरएफ हो गए तो वहीं पर जर्नी आपकी ख़त्म हो गई, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देंगे, पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको कुछ जगहों पर पेपर देना पड़ सकता है। तो वो नोट्स हमेशा आपका लाइफ टाइम क्या आने वाला है, काम आने वाला है। कल को आप प्रोफेसर बन जाएंगे तब भी आपको वो नोट्स आपके काम आने वाला। तो खुद का आपका क्या होना चाहिए, एक नोट्स होना चाहिए। इन्हीं किताबों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका क्या होना चाहिए, खुद का एक नोट्स होना चाहिए। नोट्स में कुछ कभी कभी क्या करते हैं, हम सोचते हैं क्या लिखें क्या छोड़ें। आपको बस क्या करना है, कंसेप्ट खुद से तैयार कर लेना है, और फैक्ट चीज़ें जो है वो लिख लेना है। बाकी उस कंसेप्ट की जो मुख्य बातें हैं अगर आप लिखना चाहें तो उसमें अपने नोट्स में बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही जो है संक्षिप्त वे में और फारगर्भित वे में क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। बाद में जब आप कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आप जो है एक रूपतावाद यानी यूनिफॉर्मिटेनिज्म का नोट्स आपने बना लिया, आपने बढ़िया से सारी चीज़ें लिख ली जो किताबों में दिया गया था, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। हो सकता है कि यूनिफॉर्मिटेनिज्म से यानी एक रूपतावाद से कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, उस क्वेश्चन को आप उसी नोट्स में वहाँ पर लिख लीजिए तुरंत। जब कभी आप दोबारा नोट्स पढ़ेंगे तो जो नया क्वेश्चन आया था वो भी आपका क्या होता रहेगा, तैयार होता रहेगा। इससे क्या है कि आपके नोट्स की हमेशा इनरिचमेंट होती रहेगी और आपका नोट्स हमेशा नया होता रहेगा, और ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ, आपने एक बार बना लिया तो उसमें आपने क्या किया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो ये काम आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। प्रेजेंट टाइम में एग्जाम का जो सिनेरियो है, जो लेवल है, उसमें कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी पूछा जा रहा है। इस बार लगभग 35 क्वेश्चन जो थे वो केवल फैक्ट बेस्ड थे। आपको फैक्ट पता होना चाहिए, चाहे वो डेट से रिलेटेड हो, चाहे बुक से रिलेटेड हो, चाहे जो है किसी ज्योग्राफर से रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं। उसके बाद में अब जो एग्ज़ाम का ट्रेंड रहा उसमें थोड़ा सा वो क्या है कि करंट की चीज़ें जोड़ रहा है। आपको इसके लिए क्या करना है, आप अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कोई इंग्लिश मैगजीन पढ़ता ही होगा। अगर नहीं पढ़ भी रहा है
तो आपको अब प्रेजेंट टाइम में मार्केट से कोई एक अच्छी सी मैगज़ीन लेना स्टार्ट कर दीजिए, मंथली मैगज़ीन, ठीक है। उसमें क्या करना है, आप सिलेबस ध्यान में रखे हुए हैं कि हाँ आपकी सिलेबस में इंडस्ट्री भी है, आपके सिलेबस में जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, जो है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना किस देश के साथ कितना इंपोर्ट हो रहा है, ये नहीं, जब आपके दिमाग में सिलेबस रहेगा तो उस मैगज़ीन में जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड जो है सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं, उसका भी आप एक छोटा सा नोट्स बनाते रहेंगे। चाहे वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का हो रहा है, यानी जैसे कोई इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है कोई क्या हो रहा है कि बैठक हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई समिट हो रही है, ठीक है, तो उसको आप नोट कर दी कि हाँ कॉप हुआ तो कहाँ पे हुआ, G20 हुआ तो ये कहाँ पे हुआ, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखने आपको योग्य हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपके सेकंड पेपर में क्या करने वाली, बहुत ही हेल्प करने वाली है। सरकार की कोई ऐसी स्कीम जो एजुकेशन से रिलेटेड हो तो आप उसको हायर एजुकेशन से रिलेटेड जोड़ के देखिए, क्योंकि वो करंट से चीज़ें दे रहा है। आईसीटी से रिलेटेड कोई रेगुलेशन आया हो, या आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आया हो, आप उसको देखिए कि हाँ ये कहाँ आपके सिलेबस में फिट बैठ रहा है। आप देखेंगे लगातार माइग्रेशन से संबंधित डेटा आता रहता है कि हाँ इतना माइग्रेशन हुआ, इंडिया से बाहर बहुत सारे लोग माइग्रेट करके काम करने जाते हैं, तो रेमिटेंस आता है, जो बाहर से पैसा आप भेजते हैं आपके यहाँ, आपके घर पे कोई काम करने वाला है या कहीं का भी जो बाहर, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो अब यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाँ सबसे अधिक रेमिटेंस इंडिया को किस कंट्री से प्राप्त हुआ, फिर आप सोचेंगे यार ये तो किसी गुरुजी ने पढ़ाया नहीं, गुरुजी कैसे आपको इतना पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ इस बार से हम इस पर काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको लगातार जो भी अपडेट रहेगा इससे, चाहे वो WHO की हेल्थ से संबंधित रिपोर्ट हो, चाहे माइग्रेशन की रिपोर्ट हो, जिस प्रकार का करंट, चाहे आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड करंट हो, वो सब हम अपने चैनल पे आपको क्या है इस बार कंप्लीट कराएंगे। लेकिन आपको मैगज़ीन ज़रूर पढ़ना है। मैगज़ीन पढ़ने से क्या है कि आपका होलिस्टिक नॉलेज जो है वो बहुत ही बढ़ेगा, यानी आप जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके क्या है कि वो एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ कर, यानी ज्योमॉर्फोलॉजी को वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जोड़ कर पूछ रहा है, तो जो इस तरीके का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें आप क्या कर पाएंगे, जो है अपने को फिट बैठा पाएंगे। वरना आप क्या है कि अगर वही पुराने नीति पे चलेंगे कि हाँ हम बस ऐसे पढ़ के चले जाएंगे, कोई करंट से मतलब नहीं। अब देखिए वो सबसे 4 मूल्यवान कंपनी पूछ लिया, TCS, विप्रो, ऐसे ऑप्शन देकर, अगर आप कोई करंट पढ़ा होगा तभी तो वो कर पाएगा, क्योंकि वो किसी किताब में नहीं लिखा गया है। आप कोई भी किताब उठा के देख ली, उसमें पूछा गया कि नॉलेज इंडस्ट्री क्या है, ये कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा सा स्टेटिक भी है लेकिन कोई ना कोई मैटर चल रहा होगा। महारत्न कंपनियां होती हैं, नवरत्न कंपनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप जब क्या है कि देखेंगे जो है करंट के मुद्दों को, तो सिलेबस अगर आपके ध्यान में कहीं पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, नए नए ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, आप देखिए कि वो आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है, ज्वालामुखी टॉपिक से रिलेटेड है, भूकंप आया कहीं पर तुरंत चर्चा में बन जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में दे दे। कोई पता नहीं है कि भूकंप क्यों आया, क्या कोई ऐसी प्लेट वहाँ पर है कि जिसके कारण भूकंप आया, क्या कारण था, ठीक है, किस जोन में पड़ता है वो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, इसलिए आप लोग अभी से जनवरी से मैगजीन, कोई भी मैगजीन जो आप मार्केट में जाइए, कोई एक मैगजीन जो आपके लिए है, बहुत सारी है मैगजीन है, डाउन टू अर्थ है, आपके जो है क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, बहुत सारी मैगजीन आती रहती हैं, तो उसमें एक ज्योग्राफिकल एन्यू आता था, तो शायद अब वो बंद हो गया, मार्केट में पता कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी मैगजीन थी, उसको अगर आप मंथली पढ़ते रहते तो आपका डेटा आपको मिलता रहता है। तो इसलिए कोई भी मैगजीन उठाइए और आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, अगर वो करंट में आ रहे हैं तो उसको आपको क्या है जानने की ज़रूरत है। इतना काम आप करते हैं तो क्या है कि आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, और लगातार आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे जो है क्या है कि अच्छी सी चीज़ें क्या हो रही हैं, आ रही हैं। लास्ट पॉइंट, जो बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं प्रैक्टिकल को लेकर, जाहिर सी बात है परेशान होने वाली बात भी है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग जो है, हम जो है क्या करने वाले हैं, चैनल पे प्रैक्टिकल का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, यानी ऑलरेडी हम सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, जितना भी चीज़ें पढ़ाया गया है आप लोग एक बार देख सकते हैं और उससे आपको सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप उसी के पढ़ने से JRF हो जाएंगे, हाँ, लेकिन इतना अगर कोई पढ़ लेता है तो नेट तो ज़रूर हो सकता है उससे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट आपका काफ़ी अच्छा बनाया गया है। लेकिन आपको JRF अगर क्वालिफाई करना है तो रेफरेंस बुक आपको, हमेशा मैं कहता हूँ रेफरेंस बुक को आपको तवज्जो देना है। तो आप JP शर्मा सर की किताब ले सकते हैं, JP शर्मा सर की हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है,
और जो बात आता है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का, तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की किताब आती है देवीदत्त चौनियाल सर की, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। तो मार्केट में वो भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में रिमोट सेंसिंग अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना सारा काम अगर आप करते हैं, आपको लग रहा होगा कि अरे क्या सर ने कितना सारी किताबें बता दी हैं। बिल्कुल सारी किताबें नहीं हैं। आप जियोमॉर्फोलॉजी लाएंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, पूरा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा आपका। एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो 10 से 12 दिन में पूरी किताब खत्म। जो आपको काम का है, आपने क्लाइमेटोलॉजी उठाया, आपने ओशनोग्राफी उठाया, आपने इंडिया उठाया, ऐसे करके आपको क्या करना है, सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, अगर आप लोग इतना काम करते हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होना क्या है, तय है। बाकी हमने इस बार ये डिसाइड किया है कि जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे, वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें से बहुत सारे टॉपिक नहीं कवर कराए हैं, तो कल से आपको जियोमॉर्फोलॉजी में जो भी टॉपिक हम नहीं कवर कराए हैं उस पर हम काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, मैट्रिक कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। और जितने भी करंट से रिलेटेड मुद्दे रहेंगे वो आपको इस चैनल पर क्या होने वाला है, मिलने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे और जो भी आपको दिक्कत हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको किसी मैटर की ज़रूरत हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको साफ साफ ही बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई कोचिंग का ऐसा नोट्स नहीं है कि हम आपको नोट्स दे दें और आप उसको पढ़ के जीआरएफ हो जाएं, क्योंकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि आपको इसका ऐसे जीआरएफ होने। और जीआरएफ करके आप करेंगे क्या? आपको क्या लगता है कि पीएचडी में एडमिशन लेना इतना आसान है कि अगर आप बस ऐसे ही नोट्स पढ़ के चले गए? क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, आप जेआरएफ के बाद आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो सारी किताबें तो अल्टीमेटम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से हम मेहनत करें, ताकि हर जगह हमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। अपने टैलेंट के दम पे, अपने खुद के विश्वास के ऊपर आप जो है एडमिशन लीजिए, पीएचडी अच्छे से कीजिए। भविष्य में प्रोफेसर बनेंगे, हो सकता है आप कुछ और आपका सपना हो तो आप और बनेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आपको रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नहीं कुछ भी पूछ ले, अरे आंटी क्या है, क्या पूछ लेगा, ऐसी भावना आपके अंदर आएगी कि अरे ठीक है। आपके पास जब आपके सारे जो है अस्त्र शस्त्र तैयार रहेंगे तो सामने कितना भी बड़ा दुश्मन हो आप धराशायी कर देंगे। लेकिन आप जब तैयार नहीं रहेंगे तो आप केवल एनटीए को दोष देते रहेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी हम लोग आप लोग पढ़ेंगे 1-2 महीने जब पढ़ लेंगे हम लोग, तो जो कुछ जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। इसी चैनल पे आपको कराया जाएगा क्वेश्चन। पिछले बार भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया था, उसका लेवल लगभग वही था जो इस बार एनटीए पूछा। ऐसा भी नहीं है कि हूबहू वही था, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों ने लेवल को टच करने का प्रयास किया। क्योंकि एनटीए क्या है ये चीज़ समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो कब क्या पूछ ले। इस बार देखा गया वो करंट भी जोड़ दिया, फैक्ट भी जोड़ दिया और कंसेप्ट भी जोड़ दिया, इसीलिए पेपर इतना क्या हो गया, लेंदी बन गया और जटिल बन गया। आप लोग थोड़ा सा मेमोराइजेशन विजुअलाइजेशन करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें जो आपको नहीं याद हो रही हैं आप स्टिकी नोट्स बनाइए, अपने कमरों की दीवारों को सजा दीजिए एकदम से। जो भी कुछ नहीं याद आ रहा है नोट करके आप लिखिए वहाँ पे डेटा के क्वेश्चन। कैसे नहीं याद होगा, आप चीज़ों को उसको बार बार देखिए। ठीक है, आपको बिल्कुल क्या होने वाला है, याद होने वाला है। कुछ स्टूडेंट को परेशानी हो रही है मैपिंग में, तो मैपिंग की हम लोग भी क्लास शुरू करने वाले हैं। विश्वास कीजिए आपकी मैपिंग 15 से 20 क्लास में हम ऐसा जो है उसको सेट कर रहे हैं कि आपकी 15 से 20 क्लास में आपकी जो मैपिंग है बहुत अच्छे से हम कवर कराने वाले हैं, इंडिया और वर्ल्ड दोनों लेवल की। ठीक है, जितने भी माइंस हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पठार हैं, तो ये बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आप जो है साथ बने रहिए और जितना आपको बताया जा रहा उतना आप जो है करिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। लगभग हमने 70 से 75% सिलेबस अपने वीडियो में कवर किया हुआ है, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको रेफरेंस बुक क्या करना है, पढ़ना ही पड़ेगा। आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, घबराना नहीं कि सारा इतना बुक कैसे पढ़ेंगे। 3-4 महीना पढ़ के तो देखिए सारा ख़त्म हो जाएगा। अब तो ऐसा लगेगा कि जो है बस आपने सब पढ़ के ख़त्म कर दिया है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं फील होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल से अपने एक नई वीडियो के साथ। कल से जियोमॉर्फोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हमने नहीं कवर कराया है वो कवर कराना स्टार्ट कर रहे हैं और कल से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी क्या ज़रूरत है आपको, किस चीज़ की सुधार लग रहा है कि नहीं सर इसको जो है इसमें कुछ इनोवेटिव किया जाए, तो आप लोग सुझाव, आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर है और जो है ईमेल आईडी है आपको दिया गया है, जीमेल है, और आप उस पर जो है कमेंट करके आप उस पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। आपके विचार सदा जो है सुझाव आपके हमारे लिए जो है अच्छा रहेगा और आपके लिए भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग कल से अपने जो है एक नए जो है साल में नए जोश के साथ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।